हाय एंड वेलकम टू सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड। कैसे हैं आप सभी? मैं आयुष आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड से जुड़ने के लिए। और आप देख रहे हैं कोऑर्डिनेटर की क्लास नंबर 4, जिसमें हमने तय किया है कि आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सब कुछ समझा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी टॉपिक हमारे सामने आएगा उस टॉपिक को आपको ढंग से समझा दिया जाएगा, पूरा पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने, पहला सवाल आपके सामने, पढ़िए इसको, पढ़ लीजिए इसको, और पढ़ने के बाद बता दीजिए कि कोई दिक्कत तो नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल। देखो, रोम्बस की अगर हम बात करें तो रोम्बस एक ऐसी शेप होती है, एक रोम्बस एक ऐसी शेप होती है जो एक स्क्वायर से मिलके बनने वाला पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, ये असल में देखा जाए तो एक पैरेललोग्राम है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं बात करता हूँ एक रोम्बस की, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये एक स्क्वायर बन गया। इवन रुको, सो दिक्कत ऑफ शेप्स, सो दिक्कत ऑफ शेप्स, चलो ये रेक्टेंगल बन गया। ये पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये पैरेललोग्राम है और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, ट्रेपेजियम कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बनेगा ट्रेपेजियम। अब इसके डायगोनल्स कैसे बनेंगे ट्रेपेजियम की? ऐसे बनेंगे। ठीक है, अब ट्रेपेजियम तो एक इस तरीके से भी बन सकता है भाई। जैसे अगर मैं कहूं कि ये पैरेलल लाइंस होगी, ये भी ट्रेपेजियम बन सकता है। आप ध्यान से देख के बताओ कि क्या इसके डायगोनल्स इक्वल होंगी? जी नहीं, एक डायगोनल बड़ी एक डायगोनल छोटी है। ट्रेपेजियम तो आंसर नहीं होगा। रेक्टेंगल, क्या बोला इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेंथ ऑफ डायगोनल्स इक्वल। ठीक है, ट्रेपेजियम हो गया। बात करी पैरेललोग्राम की, अगर पैरेललोग्राम की एक डायगोनल इतनी बड़ी आ रही है, दूसरी छोटी रहेगी, पैरेललोग्राम भी नहीं होगा। रोम्बस भी सेम चीज ही होती है। अगर मैं इस पैरेललोग्राम को इस तरीके से बना दूं कि इसकी साइड्स सारी इक्वल हो जाए, तो क्या इसकी डायगोनल्स इक्वल होंगी? इसको इस तरीके से समझो कि अगर मैं बिल्कुल ऐसे झुका देता हूं इसको, देख रहे हो आप? बिल्कुल ऐसे झुका देता हूं एक रोम्बस को, तो अब देखो डायगोनल्स में कितना फर्क आ रहा है। एक तो इतनी बड़ी होगी, एक छोटी सी होगी। ये रोम्बस है, तो क्या इसकी भी डायगोनल सेम होंगी? जी नहीं, तो बचा क्या? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की ही डायगोनल सेम होती है, हमने आपको बता रखा है हमेशा। ठीक है, अगर ये बी है, ये एल है, तो डायगोनल हो जाएगी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये सवाल था। अगला सवाल देखते हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ quadrilateral bisect each other at right angles then it is a, सिंपल सी बात है। आप एक बात ध्यान रख लेंगे, मैं आपको अभी अभी जस्ट अभी बढ़ा देता हूँ रोम्बस पूरा। ठीक है, पूरा रोम्बस आपको बता दिया जाता हूँ अभी। ठीक है, रोम्बस की बात कर लेते हैं। ठीक है जी, रोम्बस एक ऐसी शेप, या फिर आप ये कह दो, इसको मैं टिल्टेड स्क्वायर भी बोलता हूँ, टिल्टेड स्क्वायर। या फिर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी। एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स ही इक्वल होंगी। ठीक है, इसमें जो बातें आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान ये रखनी है जी आपको। अगर मैं एक रोम्बस बनाता हूँ कुछ इस तरह से, तो ये है ए, बी, सी और डी। ठीक है, इसमें ए सी और बी डी जो है वो डायगोनल्स होंगी। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि रोम्बस की डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, दो ही चीजें ऐसी होती हैं, एक रोम्बस, एक स्क्वायर। ठीक है, उन्हीं की डायगोनल्स 90 पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि इसमें अपोजिट एंगल सेम होते हैं। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी, और एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 180 होता है। यानी कि अगर आप बात करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये इक्वल होगा एंगल बी प्लस एंगल सी के, प्लस एंगल डी प्लस, प्लस नहीं, इक्वल। ठीक है, इक्वल टू
एंगल डी प्लस एंगल ए, ये सारे 180 के बराबर होंगे। एक प्रॉपर्टी ये हो गई। और प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो भैया सारी साइड्स इक्वल होंगी। सारी साइड्स इक्वल होंगी क्योंकि एक स्क्वायर को टिल्ट किया था। ठीक है। एरिया की बात की जाए तो वही हाफ d1 d2 साइन थीटा। थीटा यहाँ पे 90 है, तो आप कहोगे एरिया इसका निकल के आ जाएगा हाफ d1 × d2। एरिया निकल के आ जाएगा हाफ d1 × d2। और भी तरीके हैं एरिया निकालने के। अगर मैं इस रोम्बस में यहां से एक हाइट फेंकता हूं ऐसे, ठीक है, हाइट फेंकता हूं, और इस हाइट को मैं कहता हूं h1 है, तो आप कह दोगे एरिया किसके इक्वल आ जाएगा, h1 × CD। या फिर अगर मैं एक हाइट और ड्रॉप करता हूं ऐसे, इसको मैं बोलता हूं h2, तो एरिया क्या निकल के आ जाएगा, h2 × BC। यही बात इतनी जी आपको रोम्बस में याद रखनी है। एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को हम पैरेललोग्राम में ही पढ़ते हैं। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं 2l² प्लस b² इज इक्वल्स टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब यहाँ तो l और b इक्वल a के हैं, तो अगर मैं बात करता हूँ रोम्बस की, तो उसमें क्या होगा, एल बी सब a बन जाएगा, तो 4a² विल बी इक्वल टू d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये पूरा रोम्बस आपकी स्क्रीन पे है जी। रोम्बस में इससे बाहर सवाल नहीं आएगा, इससे बाहर सवाल नहीं आएगा जी रोम्बस से। ठीक है। क्या पूछा था, इफ द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, तो वो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा, ट्रेपेजियम भी नहीं होगा, पैरेललोग्राम भी नहीं होगा, रेक्टेंगल भी नहीं होगा, रोम्बस होगा। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 और 12, द साइड ऑफ द रोम्बस इज, देखिए अभी मैंने आपको पढ़ाया कि 4a² इक्वल्स टू d1² प्लस d2² होता है रोम्बस के लिए। इसमें आपसे कहा था कि 4a² इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, यानी कि आप ये कहोगे 4a² आ जाएगा 256 प्लस 144, यानी कि a² आ जाएगा 400/4, यानी कि 100, और a आ जाएगा 10। ऑप्शन ए। देख रहे हो आप, PYQ है। और अब की बार भी आ सकता है रे, अब की बार भी आ सकता है, कोई रोक नहीं सकता अगर ये आए तो। नो बडी कैन स्टॉप। ठीक है। अगला सवाल, द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ रोम्बस इज 5 मीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज ऑफ लेंथ 8 मीटर, द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। कितना बढ़िया सवाल है। उसने कहा कि लेंथ ऑफ वन साइड इज 5 मीटर, यानी कि सारी साइड्स की लेंथ 5 ही हो जाएगी क्योंकि एक रोम्बस है। एक डायगोनल तो 8 मीटर की है, दूसरी डायगोनल निकालनी है। 4a² इक्वल्स टू d1² प्लस d2², इसी को लगा देंगे तो 4 × 25 इक्वल्स टू d1², यानी कि 64 प्लस d2²। इधर बन रहा है 100, उधर बन रहा है 64, और d², 64 में ऐसा क्या ऐड करें कि 100 बन जाए, 36 ऐड करेंगे, यानी कि d2² की वैल्यू आ जाएगी 36, d2 की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ऐसे सवाल आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि हुए नहीं। देख लो जी, आप ही के सामने, आप ही के सामने सॉल्व कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट। हम्म। तो ये सवाल देखिए, इस सवाल में ये बोला कि ABCD is a parallelogram with two adjacent angles A and B equal to each other, then the parallelogram is a, देखो यहाँ पे अगर हम आई गए हैं तो मैं आपको पूरा पैरेललोग्राम एक बार तसल्ली से पढ़ा ही देता हूँ। ठीक है, तसल्ली से पढ़ा ही दूंगा। अगर हम बात करते हैं एक पैरेललोग्राम की, तो पैरेललोग्राम कैसे बनेगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक टिल्टेड रेक्टेंगल को ही हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। ये मैंने एक पैरेललोग्राम को टिल्ट कर दिया इस तरह से। ठीक है। अब अगर मैं अब अगर मैं इसमें इसकी डायगोनल्स बनाना चाहूं तो कैसे बनेगी।
पहली बात तो इसके पॉइंट्स लिख लेता हूँ, ये ए है, बी है, ये सी होगा और ये डी होगा। बी डी और ए सी इसकी डायगोनल्स है, डी वन और डी टू। अगर इनके बीच में एंगल बन रहा है जी थीटा का, तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 डी वन डी टू साइन थीटा। पहली बात तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। एरिया निकालने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं कहता हूं कि एक हाइट है, यहां से इस तरीके से कुछ एक हाइट ड्रॉप हो रही है h1, तो एरिया कैसे निकल जाएगा? h1 इंटू सी डी, वही रोम्बस वाली बात। और अगर एक हाइट इस तरह से आ रही है h2, तो एरिया निकल जाएगा h2 इंटू बी सी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, इसमें एडजेसेंट एंगल्स का सम भी 90 होता है, 180 होता है। यानी कि आप ये कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी, या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, और एंगल डी प्लस एंगल ए, ये सारे के सारे 180 डिग्री के बराबर होते हैं। एक बात आपको ये याद रखनी है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। एक बात ये याद रखनी है। आपको एक बात ये भी समझनी है कि अगर इसका सेंटर है ओ, तो आप ये बात ध्यान रखेंगे, ये ए ओ और ओ सी इक्वल होगा, ए ओ और ओ सी इक्वल हो जाएगा, और डी ओ और ओ बी इक्वल हो जाएगा, डी ओ और ओ बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये थी हमारी पैरेललोग्राम की बात। मैं और कुछ याद कर लूं, उसमें कुछ रह तो नहीं गया हमारा? नहीं, इसमें और कुछ नहीं बचा, ठीक है। इतना ही होता है, ठीक है, इतना ही होता है इसमें। अब उसने ये कहा था, इन ABCD ट्रेपेज पैरेललोग्राम, देखो अभी हमने रोम्बस पढ़ा था, अभी पैरेललोग्राम पढ़ लिया। विद टू साइड्स एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी इक्वल टू ईच अदर, देन पैरेललोग्राम इज आ, ऑब्वियस सी बात है, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। उसने ये कहा कि अगर एडजेसेंट एंगल्स जो कि मेरे ए प्लस बी थे, ये 180 हुआ करते थे, उसने कहा ये दोनों इक्वल हो गए, तो अब क्या कहोगे? ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अगर दोनों 90-90 डिग्री के हो गए, तो ये तो एक रेक्टेंगल ही बनेगा, ABCD। यानी कि अगर ये 90 है और ये भी 90 है, तो इसको भी 90 होना पड़ेगा, इसको भी 90 होना पड़ेगा, ये एक रेक्टेंगल बनेगा। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं अगले सवाल पे, ठीक है। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AO, ठीक है, इन अ quadrilateral ABCD, if AO and BO be the bisector of angle A and B respectively, angle C is equals to 170 और एंगल D is equal to, ठीक है, एंगल C। अच्छा इसमें यहाँ पे देख लो, ये इसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैं आपको असली क्वेश्चन दिखाता हूँ क्या होता है, ठीक है। पहले आप ये सवाल करो सॉल्व, ये वाला ठीक है, ये बाय नहीं है यहाँ पे कुछ भी। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, कुछ इस तरह से होगा ABCD। बड़े ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ABCD is a quadrilateral. The bisectors of angle A and B meet at E. A और B के बाइसेक्टर्स पॉइंट E पर मीट करते हैं, ये बाइसेक्टर है। यानी कि अगर ये एंगल X बनेगा, तो ये एंगल भी X बनेगा, ये एंगल Y बनेगा, तो ये एंगल भी Y बनेगा। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये जो सेंटर वाला AEB एंगल है, AEB, ये बनेगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई? या फिर मैं ये कह सकता हूँ एंगल ए ई बी की अगर मैं बात करूं, अलग से लिखना चाहूं, तो वो बनेगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। आपको एंगल ए ई बी ही निकालना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा, पूरे कोऑर्डिनेटर में मुझे ये पता है कि सबका सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एक 360 होगा। एंगल ए का मतलब है 2x, एंगल बी का मतलब है 2y,
एंगल सी और एंगल डी ये 360 होगा, आपको इतनी बात पता है। तो आप यहां से निकाल लोगे x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 360 माइनस सी प्लस डी अपॉन टू, या फिर x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस सी प्लस डी अपॉन टू। अगर x प्लस वाई की वैल्यू 180 माइनस सी प्लस डी अपॉन टू आ गई बेटा जी, तो अब आप इस वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख दोगे, तो आपके पास एंगल ए ई बी निकल के आ जाएगा। एंगल ए ई बी निकल के आ जाएगा आपके पास। 180 माइनस 180 जीरो हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन टू। समझ में आई आपको ये बात? एंगल ए ई बी आ जाएगा सी प्लस डी अपॉन टू, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। इसी में अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ डायरेक्ट, एंगल सी और डी आपको दे दिया जाए और एंगल ए ओ बी आपसे पूछ लिया जाए, तो आप डायरेक्ट करके आओगे एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन टू, या फिर आप ये कहोगे 70 प्लस 130 अपॉन दो, यानी कि 200 बटे दो, 100 डिग्री। यही आंसर था, डी। ठीक है, समझ में आई ये बात? ये बात जिसको डायरेक्ट पता होगी वो डायरेक्ट कर देगा, वरना अगर नहीं पता होगी डायरेक्ट तो आप पेपर में इसको डिराइव भी कर सकते हो, कोई सीन नहीं है। यही पेपर आपका पीवाई क्यू था जो मैंने अभी आपको दिखाया था स्क्रीन पर, जैसे कि ये रहा। ठीक है, इसमें से एक तो 70 था, एक 130 था। ठीक है, 30 मान लो, उसको 170 मान लो, आंसर 100 आएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स, द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट। सिंपल सी बात है, पैरेललोग्राम में आप एक बात और बड़े ध्यान से याद रखोगे, एक बात बड़ी ध्यान से आप याद रखोगे कि जब भी जब भी किसी पैरेललोग्राम में कोई एंगल की वैल्यू ना बताई हो, तब तक आप पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल मानकर सॉल्व कर सकते हो। यहां पे भी कोई एंगल की बात नहीं की कि भाई कोई एंगल फिक्स आपको गिवन दे दिया हो, तो आप सिंपल इस पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल मान लोगे, क्योंकि देखा जाए तो रेक्टेंगल भी आप अपने आप में एक पैरेललोग्राम ही होता है। एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी, उसने ये कहा कि अगर ए और बी की एंगल बाइसेक्टर्स मिल जाएं आपस में कुछ इस प्रकार से, ठीक है, तो वो कितने एंगल पे कट करेंगी? अगर ये 90 का था तो आप कहोगे ये 45 हो जाएगा, इधर भी 45 हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 90 बचेगा। कितना आसान हो गया ये सवाल, रेक्टेंगल मानते कितना आसान हो गया। अभी तो देखना, मैं बहुत ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिसमें मजा आएगा आपको। पैरेललोग्राम में एक पॉइंट ये और ऐड कर लेना, ठीक है, ये लिखा था ना पैरेललोग्राम में, इसी में ये पॉइंट ऐड कर लेना। कौन से वाला बोला? ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम एनक्लोजेस आर। कितना अच्छा सवाल आपसे पूछ लिया जी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम है, मैं सपोज कर लेता हूं कि ये एक रेक्टेंगल है। उसने कहा इस रेक्टेंगल के एंगल बाइसेक्टर्स
कौन सी फिगर एनक्लोज करते हैं? सिंपल सी बात है, जब आमने सामने के एंगल्स आमने सामने, जब ये 45 है, ये 45 है, तो वो 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। जब आमने सामने के एंगल्स 90 है, ठीक है, तो ये या तो एक स्क्वायर होगा या फिर एक रेक्टेंगल होगा। लेकिन एक पैरेललोग्राम है, एक रेक्टेंगल है, ठीक है। एक रेक्टेंगल एक स्क्वायर को तो पैदा नहीं कर सकता, तो ये एक रेक्टेंगल को ही पैदा करेगा। ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। कितनी आसान सी बात थी, कॉमन सेंस की बात थी कि स्क्वायर तो बन ही नहीं सकता। अगर रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बन जाए, इसको और समझो थोड़ा सा। अगर रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से बन जाए, ये लो, अब बताओ क्या करोगे? अब तुम्हें कहीं से स्क्वायर लग रहा है ये कहीं से भी स्क्वायर नहीं बनेगा, ठीक है। याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, अब ये कई सारे क्वेश्चंस मैंने एक साथ लिए क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, इस बात को पूरा करके हम अपनी क्लास को खत्म करेंगे आज, ठीक है। इसमें आपको पहली बात ये समझनी है, देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये था, मैं कोई पेज पे खाली समझाता हूँ, ये पेज खाली है, इस पे समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे समझना, देखो एक तो होता है पेरेंट कोऑर्डिनेटर और एक होता है कोऑर्डिनेटर मेड बाय जॉइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। आप ये कहोगे अगर पेरेंट कोऑर्डिनेटर मेरा पैरेललोग्राम है, याद रखना आपको ये, ठीक है। अगर पेरेंट कोऑर्डिनेटर मेरा पैरेललोग्राम है और उसकी साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर मैं एक शेप बनाता हूं, तो वो एक पैरेललोग्राम ही बनेगी। अगर पैरेललोग्राम छोड़ो, अगर एक जर्नल कोऑर्डिनेटर भी है, एनी कोऑर्डिनेटर, कोई भी कोऑर्डिनेटर हो, उसके मिड पॉइंट्स को जोड़ के पैरेललोग्राम ही बनेगा। अब गेम शुरू होता है रेक्टेंगल और रोम्बस का। रेक्टेंगल और रोम्बस का, यानी कि अगर मैं रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता तो बनेगा रोम्बस, रोम्बस के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करूंगा तो बनेगा रेक्टेंगल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं स्क्वायर की। ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर कर बनेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यही चीजें आपसे पूछी हुई थी इन सवालों में, अभी धड़ाधड़ हो जाएंगे। द फिगर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम। The figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of rectangle is rhombus. The figure formed by joining the midpoints of the adjacent sides of rhombus rectangle. The figure formed by joining the midpoints of adjacent sides of square is a square. Figure formed by joining the midpoints of parallelogram is a parallelogram. आया मजा? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, ये वाली बात है। किया क्या है इसमें मैं आपको एक बार और बढ़िया से बता देता हूँ। देखो कहने का मतलब ये होता है इनका कि अगर एक हमारे पास स्क्वायर है, पांचवा सवाल देखना, नहीं चौथा सवाल, ठीक है। इस स्क्वायर की साइड्स के मिड पॉइंट को, जैसे ये एक मिड पॉइंट हो गया, 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 इनको ज्वाइन करके क्या बनेगा उसने ये पूछा, तो बीच में क्या बनेगा, एक स्क्वायर ही बनेगा, ठीक है। ये चीज वो पूछ रहा था। तो चलिए आगे के सवाल करेंगे अगली वीडियो में। अभी तक के सवाल बहुत है इतने, आप इनको समझो। और रोम्बस और पैरेललोग्राम पूरा पढ़ा दिया है जी आज, ठीक है। ये पैरेललोग्राम था और रोम्बस भी आप पढ़ चुके हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।